हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आजकल मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत और मौर्य साम्राज्य के जो विदेशी यात्री विवरण था या विदेशी यात्रा विवरण था उसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल से चर्चा की थी। आज हम लोग अशोक के अभिलेखों के बारे में अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में किस प्रकार से जानकारी मिलती है या मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में हमें जो जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से, उसका अध्ययन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले यह कहा जाता है जो अशोक का इतिहास है, जो मौर्य साम्राज्य का एक शासक था अशोक, जो इसका इतिहास है, इसका जो इतिहास हमें मिलता है, इसके जो इतिहास हमें मिलता है मुख्यतः अभिलेखों के माध्यम से ही मिलता है। इसका जो इतिहास मिलता है अशोक का अभिलेखों के माध्यम से हमें अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह भी कहा जाता है कि उस समय मतलब वर्तमान में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था डी आर भंडारकर महोदय ने इस बात की पूरी कोशिश की कि जो इतिहास है अशोक का, जो इतिहास है यानी अशोक का जो इतिहास है उसके अभिलेखों के उसके अभिलेखों के माध्यम से संपूर्ण लिखने का प्रयास किया। अगर हम अशोक के अभिलेखों की खोज के संबंध में अगर हम बात करें तो 1750 ईस्वी में एक विद्वान हुए थे जिसे हम टीफेन थेलर कहते थे। यानी जो टीफन थेलर थे उन्होंने सर्वप्रथम अशोक का जो अभिलेख था, अशोक का अभिलेख 1750 में खोज निकाला जिसका नाम था दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्या नाम था इसका? जो टीफन महोदय ने खोजा उसका अभिलेख था दिल्ली मेरठ। यानी दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टीफन थेलर महोदय ने, जो एक प्रख्यात इतिहासकार थे यानी विद्वान थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1750 ईस्वी के आसपास एक अभिलेख खोजा जिसे दिल्ली मेरठ अभिलेख कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले इसलिए इसे दिल्ली मेरठ कहा जाता है, यह अभिलेख अशोक का जो मूलता था वो मेरठ में मिला था। यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इस अभिलेख की खोज की गई थी। बाद में यह कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ था जिसे हम लोग फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक जो है इस मेरठ अभिलेख को क्या करता है, मेरठ से दिल्ली मंगा लिया जाता है और तब से इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। यानी दिल्ली मेरठ अभिलेख था और सर्वप्रथम इसकी खोज 1750 ईस्वी में टीफन थेलर ने किया था और उन्होंने बताया ये जो दिल्ली मेरठ अभिलेख है ये किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। लेकिन समस्या ये आ रही थी, समस्या के बारे में ये कहा जा रहा था इस दिल्ली मेरठ पर जो लेख लिखा हुआ था, यानी जो दिल्ली मेरठ का ये अभिलेख था इसमें जो लेख लिखा हुआ था, क्या जो लेख लिखा हुआ था इसको पढ़ने में विद्वानों को समस्या आ रही थी। मतलब विद्वानों द्वारा इस पे लिखे हुए लेखों को पढ़ा नहीं जा रहा था। तो समस्या इस बात कर एक और अभिलेख आता है 1837। यानी एक घटना घटती है 1837 ईस्वी में एक और अभिलेख की खोज होती है जिसे हम दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं।
यानी इसे क्या कहते हैं, दिल्ली टोपरा, यानी हम इसे क्या कहते हैं, दिल्ली टोपरा का अभिलेख। यानी 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा का अभिलेख की खोज होती है। इससे पहले भी ये कहा जाता है, ये अभिलेख जो था ये कहां था, हरियाणा के टोपरा में यह अभिलेख स्थित था। यानी वर्तमान का जो हरियाणा स्टेट है हमारे भारत में, वहां एक जगह है टोपरा, टोपरा में यह अभिलेख स्थित था। और इस अभिलेख को भी क्या होता है, यानी ये दोनों अभिलेख क्या होते हैं, अगर हम ये कह दें तो ये दोनों अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा दिया था। यानी दिल्ली मेरठ का अभिलेख और दिल्ली टोपरा का अभिलेख क्या होता है, इसे मेरठ मंगा लिया गया था। स्टीफन थेलर ने इस अभिलेख की खोज की, लेकिन इस पर लिखे हुए जो लेख हुआ करते थे इसे पढ़ने में कामयाबी नहीं हासिल हुई। फिर आगे चलकर 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा अभिलेख का पता चलता है और इसी अभिलेख को सर्वप्रथम, यानी ये जो अभिलेख था दिल्ली टोपरा का अभिलेख, इसी अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप जेम प्रिंसेप नामक एक विद्वान हुए और 1837 ईस्वी में इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम इनको कामयाबी मिली। यानी ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा पढ़ा गया था, यानी कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम क्या हुआ था, पढ़ने में कामयाबी आई पाई थी। तो 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा पर जो अशोक द्वारा लेख लिखे गए थे उनको पढ़ने में सर्वप्रथम किसने कामयाबी हासिल की, वो थे जेम्स प्रिंसेप। यानी जेम्स प्रिंसेप एक विद्वान थे, इतिहासकार थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया 1837 में बनाया। तो इस तरह से कहा जाता है अशोक का जो अभिलेख हुआ करता था प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ लिया गया और उस समय से जो अशोक का इतिहास में मिलता है। आगे चलकर हमने बताया D.R. भंडारकर महोदय ने इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लेख लिखे गए हैं और विभिन्न टाइप के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर पूरे अशोक के इतिहास पर लिखने पर इन्होंने जोर दिया और एक हद तक इनको कामयाबी भी मिली थी। तो अब हम आगे अगले करते हैं, यानी आगे देखते हैं कि अशोक के जो अभिलेख थे वो कितने टाइप के थे। यहां तक का बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम अब बात करें अशोक के अभिलेखों के बारे में तो कहा जाता है जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो 3 टाइप के मिले हैं। यानी जो अभिलेख हैं वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से थे। पहला अभिलेख था, जैसे हम कह रहे हैं, पहला अभिलेख था शिलालेख। शिलालेख था। दूसरा अगर हम बात करें तो स्तंभ लेख, यानी स्तंभ लेख था। अगर हम तीसरे अभिलेख की बात करें अशोक के तो गुहा लेख। अब ये समस्या आ रही हो कि ये शिलालेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है, गुहा लेख क्या है। तो हम बताएं जो शिलालेख होता है दोस्तों, जो शिलालेख होता है वो होता है जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है और उसकी बड़ी सी शिला हो। शिला मतलब हो चट्टान हो, जिससे मान लीजिए ये हमारे पास एक शिला है। इसी शिलालेख पर अशोक द्वारा 14 लेख लिखे गए हैं। कितने लेख लिखे गए हैं, 14 लेख लिखे गए हैं। यानी ऐसी कई शिलाएं हैं, लमसम कहा जाता है ऐसी 8 शिलाएं मिली है। 8 स्थानों से ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं मिली है। शिली मतलब होता है जो पत्थर के बड़े बड़े खंड मिले हैं, उस पर क्या है अशोक के 14 लेख मिले हैं। अगर अब बात करते हैं शिलालेख है तो स्तंभ लेख क्या, स्तंभ लेख मतलब होता है इन्हीं शिलाओं से छोटे से एक अगर हिस्से को काट लिया जाए एक स्तंभ के रूप में। अगर हम वर्तमान की बात करें, जैसे हम लोग सफर करते हैं सड़कों पर तो देखते हैं कुछ दूरी पर एक स्तंभ लगे होते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए पत्थर के बने हुए ऐसे लगे होते हैं। उस पर लिखा होता है कानपुर 250 किलोमीटर।
उन्नाव 355 किलोमीटर। मतलब ये क्या होता है, एक हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो शिलाएं हुआ करती थी, अगर उनके एक हिस्से को काट कर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता था, उसको बताने के लिए कि अब ऐसे लेख को क्या कहा गया, स्तंभ लेख कहा गया। यानी अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अशोक के दो लेख प्राप्त होते हैं, एक तो शिलाओं पर जो लिखे गए लेख हैं और दूसरे क्या होते हैं, स्तंभों पर, यानी स्तंभ पर जो लिखे गए लेख होते हैं वो लेख प्राप्त होते हैं। अब तीसरे टाइप की अगर हम बात करें, गुहा लेख। गुहा मतलब होता है गुफा। जैसे प्राचीन कालों में क्या होता था कि लोग अपने वास के लिए, रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करते थे। जैसे कि हम प्राचीन काल में चले जाए, अशोक से पहले के काल में चला जाए, तो आप लोगों को पता होगा भीमबेटका की गुफा, यानी भीमबेटका की गुफा पे तो विभिन्न प्रकार के चित्रों का हमें विवरण मिलता है, यानी विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। उसी तरह से अशोक के समय गुफाओं का निर्माण किया गया था और इन्हीं गुफाओं के अंदर, जैसे मान लिया जाए ये हमारी गुफा बन गई, अब इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे गए हैं, यानी गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे गए हैं, उन्हीं लेखों को हम क्या कहते हैं, गुहा लेख कहते हैं। यानी जो शिलाओं के अंदर लिखा गया है, बड़ी बड़ी शिलाएं थी और ये शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखे गए थे, यानी इन शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखे गए उनका क्या नाम दिया गया, शिला लेख कहा गया। अब इन शिलाओं से छोटे छोटे, यानी इनके छोटे छोटे हिस्से को काट कर एक स्तंभ के रूप में बना दिया गया और इन स्तंभ पर जो लेख लिखे गए या जिन पर लिखाई की गई उसे हमने क्या कहा, स्तंभ लेख कहा। और तीसरे प्रकार के जो लेख आते हैं, यानी गुहा लेख आते हैं। गुहा लेख कैसे लेख होते हैं, जो गुफाओं के अंदर दीवारों पर कुछ लेख लिख दिए जाते थे या दीवारों पर कुछ जानकारियां लिखी रहती थी, ऐसे लेख को हमने क्या कहते हैं, गुहा लेख कहते हैं। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि शिलालेख किसे कहते हैं, स्तंभ लेख किसे कहते हैं, गुहा लेख किसे कहते हैं। यानी जो शिलाओं पर लिखे गए लेख वो शिलालेख, जो स्तंभों पर लिखे गए लेख वो स्तंभ लेख, और जो गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए ऐसे लेखों को हम गुहा लेख कहते हैं। अब देखते हैं आगे दोस्तों, आगे देखते हैं कि इन शिलालेखों पे भी क्या हुआ, इतिहासकारों द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कुछ ऐसे लेख मिले हैं जिनको दो टाइप के कहा बांट दिया गया। यानी इनको भी क्या हुआ, दो टाइप से बांट दिया गया। पहला होता है, जो इनका पहला टाइप होता है दीर्घ शिलालेख, यानी दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, और दूसरा होता है इनका जो लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, यानी लघु शिलालेख। अब दीर्घ शिलालेख ऐसे लेख होते थे जिन पर 14 लेखों का उल्लेख मिलता है। यानी दीर्घ शिलालेख ऐसे लेख हुआ करते थे जिन पर 14 लेखों का उल्लेख मिला करता है, और जो लघु शिलालेख हुआ करते थे इन पर 8 लेखों का उल्लेख मिलता था। यानी इस पे 14 लाइन एक हिसाब से कहा जाए 14 लेख लिखे मिलते हैं। यानी जो दीर्घ शिलालेख होते थे इन पर 14 लेख मिलते थे, और जो लघु शिलालेख होते थे कहीं कहीं 7 लेख मिलते हैं तो कहीं कहीं 8 लेख मिलते हैं। इसी आधार पर इतिहासकारों द्वारा या हम कहें विद्वानों द्वारा इनको दो भागों में, यानी शिलालेख को दो भागों में बांट दिया गया। दीर्घ शिलालेख, यानी जिन पर 14 लेख मिले थे उन्हें हम दीर्घ शिलालेख कह दिए, और जिन पर 7 या 8 लेख लिखे मिलते थे उन्हें हमने क्या कह दिया, 8 मानी लघु शिलालेख। इसी आधार पर हम आगे देखते हैं स्तंभ लेख को भी दो भागों में बांट दिया गया। यानी जो इसके स्तंभ लेख थे इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक कहा जाए दीर्घ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, और अगर हम एकय की बात करें, अगर हम एकय की बात कर लें तो इसे भी हम क्या कहते हैं, लघु स्तंभ लेख, यानी लघु स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। ठीक है, यानी दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। इसी आधार पर स्तंभ लेख को भी हम दो प्रकारों से बांट देते हैं, यानी लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब होता है जिन पे अधिक लेख मिले गए हो या जिन पे कम लेख लिखे गए हैं, इसी आधारों पर विद्वानों द्वारा इन्हें बांट दिया गया। गुहा लेख बारे में हम सीधा सीधा कहते हैं, गुहा लेख जो होता है वो सिंपल होता है। अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं
इन शिलालेखों की या स्तंभ लेखों की, गुहा लेखों की भाषा क्या थी, लिपि क्या थी। अगर हम बात करें अशोक के अभिलेखों की भाषा की, अगर हम बात करें यानी ये किस भाषा में लिखे गए थे, अगर हम इनके अभिलेखों की भाषा की बात करें, भाषा की अगर हम बात करें, जो भाषा थी इसकी कैसी थी, प्राकृतिक भाषा थी। यानी जो अभिलेख लिखे गए थे वो कैसी भाषा में लिखे गए थे, प्राकृतिक भाषा। उस समय की सबसे प्रचलित भाषा थी, एक तरह कहा जाए आमजन की भाषा थी। जो प्राकृतिक भाषा थी, इसकी भाषा कैसी होती थी अभिलेखों के, यानी अशोक के जो अभिलेख होते थे उसकी भाषा कैसी होती थी, वो प्राकृतिक होती थी। अगर हम इसकी लिपि की बात करें, लिपि की बात करें तो लिपियों में भी कहा जाता है कि अशोक की जो लिपियां होती थी वो 4 होती थी। एक कहा जाता है ब्राह्मी लिपि का, इसमें उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। एक कहा जाता है खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यानी खरोष्ठी लिपि का भी कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि जो है वो खरोष्ठी है। और एक लिपि और आती है अरामाइक, आरमेइक लिपि का भी इस्तेमाल अशोक के अवलोकों में किया गया है। और कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जिस पर यूनानी, यानी जिस पर यूनानी लिपि का हमें उल्लेख मिलता है। अब समस्या यह भी आ सकती है कुछ दोस्तों के कि जब भाषा वो प्राकृतिक है, लिपि 4 टाइप की क्या होती है। जैसे कि आज हम कहा जाए ये जो हमने भाषा लिखी है, ये अगर हम देखा जाए सिंपल वर्ड में बात करें कि हमने जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है, यानी जो अशोक के अभिलेख लिखा है, लेकिन मैंने कैसे लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है। लेकिन अगर हम लिपि की बात कर लें तो ये देवनागरी लिपि हो जाएगी। उसी तरह से जैसे अशोक के जो अभिलेख हुआ करते थे वो क्या होते थे, उनकी भाषा तो प्राकृतिक होती थी, लेकिन जो लिपियां थी वो ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी, अरामेइक थी और ईनानी लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। हम देख लेते हैं कौन से ऐसे अशोक के शिलालेख हैं या अभिलेख हैं जिन पर अलग अलग टाइप की जो लिपियां लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं। जैसे एक मिला है शाहबाजगढ़ी, अगर हम बात कर लें, इनकी भाषा तक क्लियर हो गया ना। अब कुछ अभिलेख देखते हैं जिन पे अलग अलग लिपियां हैं। जैसे पहले अगर हम देखें शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, सेहरा, यानी 2 ऐसे अभिलेख हैं, इसके शिलालेख हैं, यानी शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है, इसमें कौन सी लिपि है, तो खरोष्ठी लिपि का इसमें इस्तेमाल किया गया है। खरोष्ठी लिपि ऐसी लिपि थी जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। एक तरह से कहा जाए गौमुद्रा की टाइप कहा जाए, या ऐसे सर्पीले टाइप की, ऐसे जाके ऐसे आके इस तरह से जो लिपि लिखी जाती थी वो खरोष्ठी लिपि कहती थी। दूसरी तक्षशिला, यानी दूसरा जो लेख मिला है तक्षशिला से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस पे कौन सी लिपि थी, आरमेइक लिपि थी। यानी जो तक्षशिला है उस पे कौन सी लिपि मिली है, आरमेइक लिपि मिली हुई है। आगे देखते हैं या शारेकुना, या इसी को हम कह देते हैं कंधार का अभिलेख। शारेकुना कहां है, इस समय अफगानिस्तान कंधार में है। इस पे द्विभाषी लेख, इसे क्या कहते हैं, द्विभाषी लेख भी कहते हैं, इसी को द्विभाषी लेख कहते हैं। इसी पे यूनानी और आरमेइक लिपियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं लघमान। ये जो है जलालाबाद, एक तरह से कहा जाए लघमान, ओडिशा, इस समय वर्तमान में क्या है, ओडिशा, यानी उस ओडिशा में जो मिला हुआ है इस पे भी हमें आरमेइक, सॉरी दोस्तों ये ओडिशा नहीं है, इसे कहा जाए जलालाबाद, उस समय पाकिस्तान में पड़ता है जलालाबाद, जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान की सीमा के आसपास पड़ता है। लघमान, इस पे भी हमें किस लिपि का मिलता है, आरमेइक। यानी देखा जाए इस तरह से अशोक के जो अभिलेख थे जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पे हमें खरोष्ठी लिपि का उल्लेख मिलता है, तक्षशिला पे आरमेइक लिपि का हमें उल्लेख मिलता है,
और ये शेरकुना एक ऐसा अभिलेख है अशोक का, शेरकुना कंधार का अभिलेख, जो दुभाषीय में लिखा गया है। यानी एक तरह से कहा जाए इस पे जो है दो लिपियों का हमें उल्लेख मिलता है, एक यूनानी लिपि का उल्लेख मिलता है और दूसरा जो है आर्मेयिक लिपि का हमें उल्लेख मिलता है। और उसी तरह से लघुमान जो है ये जलालाबाद में स्थित है और इस पे हमें क्या है आर्मेयिक लिपि का हमें उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से कहा जाए अशोक का जो अभिलेख था वो कैसी भाषा इस्तेमाल की गई थी। अगर हम भाषा की बात करें तो प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम लिपियों की बात कर लें तो लिपियों में 4 लिपि की हुई, ब्राह्मी लिपि, बाकी जो अभिलेख हैं उसके अशोक के मिले हैं वो कैसी खरोष्टी लिपि में मिले हैं। जैसे कई सारे अभिलेखों की कालसी का अभिलेख हो गया, धौली का अभिलेख हो गया, जौगड़ का अभिलेख हो गया, ऐसे अभिलेख क्या है इन पे ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम देखते हैं। अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, अशोक के शिलालेख में जो उसके 14 शिलालेख लिखे गए हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे पॉइंटों पर हम अपनी अगली वीडियो पर इस पर विस्तार से करते हैं। अभी तक का हमने जो कुछ पढ़ाया है मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर अशोक की लेखों के बारे में करें या अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करें तो वो 3 टाइप के हैं। जैसे हमने आपको बताया स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु लेख। और उनकी लिपियों या भाषा की बात करें तो भाषा उसकी प्राकृतिक हुआ करती थी। लिपियों में 4 लिपि की, जैसे महत्वपूर्ण ये एग्जाम में पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि का अशोक के किस अभिलेख पे खरोष्टी लिपि का उल्लेख मिलता है, तो वो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का अभिलेख है जिसपे खरोष्टी लिपि का। तक्षशिला एक ऐसा अभिलेख है जिस पर आरामेयिक और बार बार एग्जामों में पूछा गया है अशोक के किस अभिलेख पर द्विभाषी का उल्लेख मिलता है, तो वो शारेकुना या कंधार का अभिलेख होता है जिसपे द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है। और उसपे कौन सी 2 भाषा लिखी गई है, यूनानी भाषा और आरामेयिक भाषा। लगमान ऐसे है जिसे आरामेयिक मिला है। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा इसे शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे लाइक करें। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद।